15 मई 1965 की एक शाम जीप उन्होंने गांव से करीबन 1 फरलांग दूर ही रोक दी थी। सूरज का आतिशी गोला उनके अकब में बहती उस नहर किनारे लगे दरख्तों के पीछे डूब रहा था, जो एक तरह उस गांव की हद भी थी। उन्होंने 10 मील कच्चा रास्ता तय किया था। कंपनी हेडक्वार्टर से उनकी रवानगी इतनी अचानक थी कि सूबेदार हुक्मदाद चकरा कर रह गया था। कैप्टन साहब बगैर इत्तला अचानक आए और उन्होंने कोई तमहीद बांधे बगैर उसे जीप तैयार करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने ड्राइवर को भी साथ लेना मुनासिब न समझा और उस वक्त तो सूबेदार हुक्मदाद हैरान ही रह गया जब कैप्टन ने उसे सिविल कपड़े पहनने के लिए कहा। उन्होंने कमरे के बाहर खड़े खड़े कहा, हम लोग आर्मी की जीप भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कबल इसके कि सूबेदार हुक्मदाद उनसे सवालात का सिलसिला शुरू करे, वो अंदर दाखिल हो गए। सूबेदार ने रेंजर्स की जीप किसी न किसी तरह हासिल कर ली थी। अब जहां वो प्राइवेट जीप हासिल करने से तो रहा, एहतियातन उसने टैंकी पूरी भरवा ली थी, क्योंकि अभी तक उसे अगली मंजिल का इल्म नहीं था। सूबेदार हुक्मदाद पिछले 2 साल से इसी सरहदी इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर इंटेलिजेंस ड्यूटी कर रहा था। वो FIU से वाबस्ता था और उस इलाके के चप्पे चप्पे पर उसकी नजर थी। यहाँ के मकामी बदमाश, स्मगलर, चोर, खतरनाक और बेजरर हर तरह के लोगों से उसे आगाही थी। उसकी सर्विस का ज्यादा हिस्सा इंटेलिजेंस ड्यूटी ही की नजर हुआ था। सूबेदार हुक्मदाद की जहां दीदा नजरों ने पिछले 1-1.5 माह से पेश आने वाली तब्दीलियों का बगौर जायजा लिया था और उसके तजुर्बे ने उसे बता दिया था कि अब कुछ कर गुजरने का वक्त आ गया है। आज सुबह जब वो अगली यूनिटों के दौरे से वापस लौटा तो कंपनी हेडक्वार्टर में एक पैगाम उसका मुंतजिर था। जनरल हेडक्वार्टर से उसकी खुसूसी यूनिट के एक अफसर किसी अहम मिशन पर आ रहे हैं। पहले तो उसकी समझ में ही ना आया कि इसका मतलब क्या है। ये अचानक GHQ वालों को क्या सूझी। इशारतन भी कोई पेशगी इत्तला उसे नहीं मिली थी और जो कैप्टन साहब GHQ से आए वो भी कुछ कम पुरस्कार साबित नहीं हुए। अगर उनका शनाख्ती कार्ड उनके पास न होता तो सूबेदार हुक्मदाद शायद उन्हें गिरफ्तार कर लेता। उनकी आमद कुछ ऐसी ही थी। जीप के स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे वो खासा चौकस उनकी आमद का मुंतजिर था। उसकी आधी जिंदगी कैप्टनों और मेजरों से मिलते मिलाते ही गुजरी थी, लेकिन उस छुरेरे बदन के सांवले रंग वाले नौजवान कैप्टन में उसे कोई ऐसी बात जरूर दिखाई दी थी जिसकी वजाहत वो न कर पाया। जब भी उसने जहन पर जोर दिया वहां से एक ही जवाब मिला, है कोई खास बात इस शख्स में। और बस उसने सोचा, खुदा जाने ये मुझे अंधेरे में रख कर कहां ले जाएंगे। कैप्टन उसे जीप ही में इंतजार करने का कहकर वायरलेस रूम में जा घुसे। इंतजार की कोफ्त से बचने के लिए उसने कई बार चाहा कि सिगरेट सुलगा ले, लेकिन हर दफा उसका हाथ जेब के नजदीक पहुंचकर वापस आ जाता। हालांकि वो सिविल कपड़ों में था और यूं भी उसके फराइज की नौयत ऐसी थी कि अगर वो अपने अफसर के सामने सिगरेट सुलगा भी लेता तो कोई ऐसी मायूब बात न होती। लेकिन न जाने क्यों वो चाहते हुए भी ऐसा न कर सका। उस वक्त भी जब वो बमुश्किल अपना हाथ जेब के अंदर ले गया था, अचानक उसकी नजर सामने दरवाजे पर पड़ी, जहां से कैप्टन साहब एक और कैप्टन के साथ गपशप करते बरामद हुए। बिजली किसी फुर्ती से उसका हाथ वापस अपनी जगह पर आ गया और वो चौकस होकर बैठ गया। कैप्टन ने उसके साथ वाली सीट पर बैठते ही उसको रवानगी का सिग्नल दिया। कितनी देर से हो इस इलाके में? उसने अपनी आवाज को हत्तुल वसा पुरसुकून रखते हुए कहा। सर, पिछले 2 साल से इस इलाके के गिरदा गिर्द घूम फिर रहा हूँ। कैप्टन के मुंह से एक लंबी खारिज हुई। बोले, हम नूर कोट की तरफ जा रहे हैं, मुझे शेरू से मिलना है। उन्होंने 2 बातें एक साथ कह डाली। सूबेदार के मुंह से बेसाख्ता निकला, शेरू से? वो नूर कोट और शेरू के नाम पर यूं बिदका जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार लिया हो। उसकी इस हरकत को कैप्टन साहब ने नोट किया। बोले, क्यों, क्या बात है? वो बोला, वो तो सर। उसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। कैप्टन ने पहली मर्तबा उसकी तरफ गर्दन घुमाकर देखा। बोला, क्या है वो? बिलाखिर उसने कह ही दिया, सर वो हमारे काम का आदमी नहीं है। कैप्टन ने कहा, वंडरफुल, तो आपने मुलाकात से पहले फैसला भी कर लिया। कैप्टन के लहजे में छुपे तंज को सूबेदार हुक्मदाद महसूस किए बगैर न रह सका। बोला, जनाबे वाला, मैंने 2-3 मर्तबा कोशिश की कि उसे किसी भी तरह राह रास्त पर लाऊं, लेकिन वो नरमी या सख्ती किसी को भी खातिर में नहीं लाता। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। अफसोस तो इस बात का है कि हम उसे आज तक रंगे हाथों पकड़ नहीं सके। बड़ी मुश्किल से पिछले महीने हमने खुसूसी नाके लगाकर उसका माल पकड़ लिया, जो वो जम्मू से हाँक कर ला रहा था। 2-4 मोटी तगड़ी गायें, लेकिन वो हर बार की तरह निकल गया। सूबेदार बोलता बोलता खुद ही चुप हो गया। उसने देखा कैप्टन उसकी बातों पर कान ही नहीं धर रहे। वो तो जीप की विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए किसी गहरी सोच में गर्क हैं। अचानक ही उन्होंने एक अलग सी बात पूछ ली। बोले, आजकल रास्तों की क्या पोजीशन है? हुक्मदाद बोला, ढलते चांद की रातें हैं जनाब। उसके बावजूद किसी एजेंट ने पिछले 10-15 दिनों से इस तरफ से लॉन्च करने की हिम्मत नहीं की। कैप्टन ने बज़ाहिर हैरत से पूछा, क्यों? वो बोला, क्या अर्ज करूं सर, ये तो बहुत अच्छा इलाका था। हमारे लोग इस तरफ से तालियां बजाते हुए सरहद उबूर कर जाते थे, लेकिन बरसात की वजह से दूसरी तरफ चूंकि नाले और नदियां तुग़यानी पर हैं,
इसलिए तमाम मवेशी चोर कम बखत इस तरफ आन मरे हैं। शेरू को ही लीजिए, हमारे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वो कभी भूल कर भी इस तरफ का रुख करेगा। लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब अमरेक चक की पोस्ट से इत्तला मिली कि खोजी ने वहां से खुर्रा उठाया है। कैप्टन बोला, कहां तक गया था खुर्रा? हुक्मदाद बोला, नूरकोट के बाहर वाली नदी के पास खत्म हो गया। कैप्टन ने कहा, चूंकि वो नूरकोट वाली नदी के पास आकर खत्म हुआ इसलिए वो शेरू ही का खुर्रा होगा। कैप्टन ने गोया उसका तमस्खुर ही तोड़ाया था। सूबेदार ने कहा, जनाबे वाला। उसने महसूस किया कि उसकी आवाज कुछ बुलंद हो रही है। फौरन उसने खुद को नॉर्मल किया। बिलाखिर वो फौजी था। बोला, उस इलाके के बदमाशों के खुर्रे यहाँ के खोजी आंखें बंद करके पहचान लेते हैं, और शेरू की तो बात ही और है। कैप्टन ने कहा, ठीक है ठीक है, और खामोश होकर नजरें दोबारा विंड स्क्रीन पर जमा दी। नदी किनारे पहुंचने तक कैप्टन साहब ने बातों बातों में उससे उस इलाके के चप्पे चप्पे से मुताल्लिक मालूमात हासिल कर ली थी। महफूज रास्ते, रेंजर्स और इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके, स्पेशल नाके, स्मगलरों और सरहद के आर पार चोरियां करने वालों के रास्ते, और सरहद के वो मकामात जो नक्लो हरकत के लिए महफूज तो थे लेकिन इंटेलिजेंस की खुशकिस्मती की वजह से अभी तक उन लोगों की नजरों से ओझल रहे थे। असल में सूबेदार हुक्मदाद की कारगुजारी यही थी कि उसने ऐसे कितने रास्ते अभी तक तलाश किए थे। दर हकीकत वो जानता था कि जिन रास्तों से जराइम पेशा अफराद का आना जाना शुरू हो जाए उनसे किसी एजेंट को सरहद पार करवाना कितना खतरनाक और नुकसानदेह साबित हो सकता है। नदी किनारे जीप खड़ी करके जब वो लोग नीचे उतरे तो कैप्टन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अचानक अपनी तरफ मुतवज्जे किया। सूबेदार साहब, जितनी जरूरत आज इस मुल्क को शेरू जैसे बदमाशों की है उतनी आज से पहले शायद कभी नहीं थी। कैप्टन के लहजे ने सूबेदार हुक्मदाद को चौंका दिया। फिर सारी बात आप ही आप उसकी समझ में आ गई। जीप उन्होंने नदी के पार ही खड़ी कर दी और अब वो छोटे से पुल को पैदल उबूर करने के बाद नूरकोट की तरफ जा रहे थे। कैप्टन की मुतजस्सिस निगाहें चारों तरफ का जायजा ले रही थीं, लेकिन वो दोनों उस 15-16 साल के लड़के को न देख सके जो जीप रुकते ही बड़ी तेजी से गांव की तरफ पलटा था और अभी उसकी बकरियां नदी किनारे पानी ही पी रही थीं, लेकिन वो नूरकोट पहुंच चुका था। गांव के कोने में बने चौपाल में बैठे शेरू और उसके साथियों ने बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुनी। वो बोला, चारा कर जा शेरू चाचा, मेरा ख्याल है करमली को उन्होंने इकबाली करवा लिया है। एक 17-18 साल के लड़के ने जो पिस्तौल खोले उसकी नाली में एक आंख बंद करके झांक रहा था। दरमियानी उम्र के उस आदमी को मुखातिब किया जो हुक्के की नाल मुंह में लिए बजाहिर उन सब से अलग थलग और सीनियर नजर आ रहा था। ये शेरू था। नौजवान ने कहा, मैं तो पहले ही कहता था चाचा कि ठट्ठी वालों पर एतबार करना ठीक नहीं, बड़े कच्चे लोग हैं ये। मेरे बाप को ठट्ठी वालों ने मरवा दिया था चाचा। वो अकेला 3-4 पिकेटों को खातिर में नहीं लाया करता था, लेकिन उस रोज उसी नौजवान ने पिस्तौल बंद करके अपनी धोती की डब में छुपा लिया। शेरू ने उसकी बात पर कान धरे बगैर अपने मुखबर अयाली की तरफ देखा। बोला, कितने आदमी थे वो? भेड़ बकरियां चराने वाले अयाली ने कहा, 2 ही नजर आए थे मुझे चाचा। शेरू की नजरें उसके चेहरे पर गड़ी हुई थीं। अयाली को उसकी आंखें अपने जिस्म में धंसती महसूस हो रही थीं। वो कुछ गड़बड़ा सा गया। शेरू ने उसके चेहरे से नजरें हटाकर हुक्के का कश लिया। बोला, तूने पहचाना किसी को? लड़का बोला, एक तो वही सिक्योरिटी वाला सूबेदार है जो परसों गांव आया था, और दूसरा अजनबी है। इस इलाके में इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। शेरू बोला, कोई हथियार? लड़के ने कहा, नहीं चाचा, बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आया। शेरू ने कहा, ठीक है, जा, शाबाश। शेरू की बात सुनते ही वो लौट गया। डेरे वाले हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। उनके ख्याल के मुताबिक तो अब तक शेरू को यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो यूं इत्मीनान से बैठा था जैसे उसकी मुलाकात को सिक्योरिटी वाले नहीं बल्कि उसके इंतहाई करीबी रिश्तेदार आ रहे हैं। एक 12-13 साल लड़के ने अंदर दाखिल होते हुए इत्तला दी, घोड़ी तैयार है चाचा शेरू। वो मुखबर की बात सुनते ही बाहर निकल गया था। शेरू ने कहा, उसे बांध दे पुत्र। फिर अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों से कहा, तुम लोग भी जाओ, खतरे वाली कोई बात नहीं, कोई गलत हरकत न करना। पिस्तौल वाले नौजवान ने कुछ कहना चाहा, मगर चाचा। शेरू ने उसे बड़ी शफकत से कहा, खान मोहम्मद पुत्र, बड़ों की बात में मुदाखलत नहीं किया करते। अगले ही लम्हे डेरा खाली हो चुका था। कमरे में सूबेदार हुक्मदाद पहले दाखिल हुआ। कैप्टन बाहर खड़ा रहा। उसकी उकाबी नजरें वहां मौजूद किसी भी मुमकिना मुदाखलत का जायजा ले रही थीं। शेरू ने चारपाई पर बैठे बैठे हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आओ जी सूबेदार साहब। जी आया नू। सूबेदार ने बादले नखास्ता उससे हाथ मिलाया। अगर कैप्टन ने रास्ते में उसे ब्रीफिंग न की होती तो वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की बजाय पूरी कुव्वत से शेरू के मुंह पर ठोकर रसीद करता। हुक्मदाद बेबसी से सिर्फ होंठ चबा कर रह गया। शेरू ने अगला सवाल दागा, गिरफ्तार करने आए हो? उसके सवाल का जवाब सूबेदार की बजाय कैप्टन ने दिया, जो सूबेदार के बाद अंदर दाखिल हुआ था। नहीं शेरू, हम तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आए। कैप्टन पर नजर पड़ते ही शेरू यूं बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ जैसे ताकतवर स्प्रिंग ने उसे फजा में उछाल दिया हो।
उसने कुछ कहना चाहा लेकिन उसका मुंह खुले का खुला रह गया। फिर किसी मैकेनिकी अमल के तहत उसके बाजू फैल गए। उसके हलक से निकलने वाली आवाज किसी कर्बनाक चीख से मुशाबे थी। शरफू? कैप्टन अशरफ खान बाहें फैलाकर उससे लिपट गया। शेरू। दोनों ने अपने अपने जज्बात पर काबू पाने के लिए एक दूसरे से ज्यादा जब्त का मुजाहरा किया। फिर भी दोनों की आंखें भीग गईं। शेरू ने कैप्टन अशरफ खान को अलग किया और कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके रिंधे हुए गले से बमुश्किल अशरफ खान निकला और दोबारा उसने कैप्टन को अपने सीने से चिमटा लिया। सूबेदार हैरत से बारी बारी दोनों की तरफ देख रहा था। इस मिलाप से वो भी मुतासिर हुए बगैर न रह सका। सूबेदार ने महसूस किया जैसे वो दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना सुनना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। शेरू के वो साथी जो चंद मिनट पहले यहाँ से चले गए थे अब वापस आ गए थे और सभी मेहमानों की खिदमत में जुटे हुए थे। उनके सामने दूध के गिलास रखे हुए थे, लेकिन सूबेदार हुक्मदाद वाज़े तौर पर महसूस कर सकता था कि दोनों उस दस्तरखान पर मौजूद ही नहीं है। वो किसी और ही आलम के मकीन बने हुए थे। यूं भी वो किसी तौर शेरू के दिल में न झांक सकता था, जिसकी नजरें अशरफ खान के चेहरे पर गड़ी थीं और जिसका जहन पूंछ के कूचाओ बाजार में भटक रहा था। उस पूंछ में जहां न कोई कैप्टन अशरफ रहता था और न ही शेरू डकैत, वहां तो दो जिगरी दोस्त कयाम पजीर थे। एक जो नादिर खान का बेटा था, शरफू कहलाता था, और दूसरा शेरू। दोनों यकजान दो कालिब थे। फिर एक रोज उसका साथी उससे बिछड़ गया और आज फिर अचानक वो उनके सामने आन खड़ा हुआ था। वो कैसे यहाँ आया, वो क्यों यहाँ पहुंचा, यही कुछ सोचता वो माजी के उन औराक में गुम हो गया जहां जहां उसका और शरफू का नाम साथ साथ आता था। और आखिर उसकी उंगलियां टटोलते टटोलते उस सफ़े तक आ पहुंची जिसका उन्वान 1947 से शुरू होता था। यहां आकर वो रुक गया और बिखरे हुए नकूश यकजा करने लगा। 27 अगस्त 1947 की एक शाम। पाकिस्तान के क़याम को आज 13 दिन हुए थे। 3 जून 1947 को अंग्रेज ने 2 मुमलिकतों के क़याम का जो ऐलान किया था उसे अमली जामा पहना दिया गया था। दौलत मुश्तरका की 2 आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकतें दुनिया के नक्शे पर उभरी थीं, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई मुमलिकत भी अपनी अमलदारी राइज नहीं कर सकी थी। नज़्म व नस्क का ये आलम के जंगल के कानून का ससमा था। 40 करोड़ आबादी और 17 लाख से ज्यादा मुरब्बा मील रकबे पर फैले हिंदुस्तान की 568 रियासतें दोनों में से किसी एक मुमलिकत के साथ इल्हाक के मराहिल से गुजर रही थीं। कुछ ने फैसला कर लिया था और कुछ अभी सोच रही थीं। बाज रियासतों का जुगराफियाई महल वकू ऐसा था कि उनके फैसले महज रस्मी हैसियत रखते थे। इन्हीं में से रियासत जम्मू और कश्मीर भी थी, जिसकी 40 लाख आबादी में से 75% मुसलमान थे, लेकिन जिसकी किस्मत का फैसला बदकिस्मती से एक हिंदू डोगरा महाराजे को करना था जो अभी तक गुमगू के आलम में था। इस रियासत को सिर्फ इसीलिए अहमियत हासिल नहीं थी कि यहाँ से जो दरिया फूटते थे वो पाकिस्तान से गुजरते थे, बल्कि इसकी ज्यादा अहमियत इसलिए थी कि रियासत जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान और भारत दोनों से मुल्हिक थी, जबकि शुमाल में इसके और रूस के दरमियान अफगानिस्तान का इलाका था और इसकी सरहद चीन से भी मुश्तरक थी। बड़े सगीर के मुसलमानों के कभी वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि इस रियासत का इल्हाक कोई नज़ाई मसला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ की 75% आबादी मुसलमान थी और भारत के साथ इसका कोई जमीनी और दरियाई रास्ता भी नहीं था। इस तरह इक्तिसादी तौर पर इसका भारत से कोई राब्ता ही नहीं रह जाता था। इस हकीकत का एहसास उन अंग्रेज बाजीगरों को भी था। इसलिए रेडक्लिफ ने जब दोनों मुल्कों की हदबंदी का ऐलान किया तो बर्रे सगीर के मुसलमानों को जबरदस्त ज़हनी धचका लगा। उन्होंने सुना कि पाकिस्तान से मुल्हिक इलाके का वो हिस्सा भारत को दे दिया गया है जिसमें से एक सड़क कश्मीर और भारत को मिलाती थी। ये एक कच्चा रास्ता था जिसे बाद में पुख्ता किया जा सकता था। उस वक्त तक कश्मीर का राब्ता सिर्फ 2 सड़कों के जरिए दुनिया से कायम था और दोनों उस इलाके में से गुजरती थीं जो उसूली तौर पर पाकिस्तान के हिस्से में आया था। अब रेडक्लिफ की मेहरबानियों के तुफैल जम्मू से खटुआ तक जाने वाला गैर पुख्ता रास्ता भारत के हिस्से में आ गया। कश्मीर और भारत के दरमियान इल्हाक की नींव दरअसल अंग्रेज बहादुर ने डाली थी और रवानगी से पहले अपनी फितरत के मुताबिक बर्रे सगीर हिंदुस्तान के लिए ऐसा मसला पैदा कर दिया था जो उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी देरीना पॉलिसी डिवाइड एंड रूल के लिए काफी था। महाराजा को इस बात का बखूबी इल्म था कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक की सूरत में कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रियासत की दोनों बड़ी जमातों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जेलों में बंद थे, इसलिए कम से कम इस मसले पर रियासत के अंदर कोई शोरिश पैदा नहीं हो सकती थी। लेकिन महाराजा पाकिस्तान के साथ सिर्फ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट करके बज़ाहिर चौकस लेकिन आतिश फिशां पहाड़ के दहाने पर जमकर बैठ रहा, इस बात से बिल्कुल बेपरवाह कि ये पहाड़ अब किसी भी दम फटने और उसे अपनी लपेट में लेने वाला है।